हो गई पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, आज इस हिमालय से एक गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त थी कि ये बुनियाद हिलने चाहिए। तेरे सीने में ना सही मेरे सीने में ही सही, हो कहीं भी ये आग जलनी चाहिए। जय हिंद। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। हम भारत का भूगोल पढ़ रहे थे और भारत के भूगोल में मेरे भाई हमने काफी बहुत हद तक पढ़ लिया है। और भारत के भूगोल में आज जो अपन टॉपिक की बात करेंगे वो करेंगे भारत में वन्य जीव अभयारण्य। भारत में वन्य जीव अभयारण्य बहुत प्यारा टॉपिक है। भारत में वन्य जीव अभयारण्य बहुत शानदार टॉपिक है, आपको समझ में आएगा बिल्कुल जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे वैसे। एग्जाम में जो है वो वन्य जीव अभयारण्य से आपको प्रश्न देखने को मिल ही जाएगा। ठीक है, देखो वन्य जीव अभयारण्य के अपने दो पार्ट पढ़ेंगे। सबसे पहले वन्य जीव अभयारण्य का अपने देखते हैं सामान्य परिचय। क्या देखेंगे? सामान्य परिचय। और उस सामान्य परिचय के बाद वन्य जीव अभयारण्य का जो है पार्ट वो देखेंगे कि कौन कौन से प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य भारत में है। दो पार्ट में ये टॉपिक खत्म हो जाएगा और बिल्कुल सिंपल टॉपिक है। चलो देखते हैं। सबसे पहले बात करें अपने सामान्य परिचय की, तो आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं विश्व का भारत में 5% वन्य जीव है। तो दुनिया का भारत में वन्य जीव कितना प्रतिशत है? 5%। एक तो आपको ये बात याद रखनी है। ठीक है। अच्छा, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि वन अधिनियम कब बना, वन अधिनियम, वन एक्ट कब बना? वन जो अधिनियम बना था वो बना वन संरक्षण अधिनियम 1972 में। वन संरक्षण अधिनियम कब बना? 1972 में। देखो कोई भी अधिनियम है वो कैसे बनता है, एक वो बताता हूं आपको। मैं एक चीज और दिखाता हूं। अगर आपसे प्रश्न पूछे वन संस्था कहाँ है, वन की भारत में जो संस्था है वो कहां पर है, वन संस्थान, तो वो है देहरादून। देहरादून। और देहरादून जो है वो कहां पर है? उत्तराखंड के अंदर। कहां पर है? उत्तराखंड में। तो वन की जो संस्था है वो देहरादून उत्तराखंड के अंदर स्थित है। देखो कोई जो अधिनियम है वो कैसे बनता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्ट। देखो सबसे पहले किसी चीज का एक मसौदा तैयार किया जाता है, आप सभी जानते हो इस बात को। क्या तैयार किया जाता है? मसौदा। एक ड्राफ्ट तैयार किया जाता है, मसौदे को आप ड्राफ्ट भी बोल सकते हो। ठीक है, क्या तैयार किया जाता है? मसौदा। फिर इस मसौदे को पार्लियामेंट में रखा जाता है। कहां पर रखा जाता है? संसद में। अब संसद के आपको पता है दो सदन होते हैं, एक लोकसभा, प्रथम सदन कौन सा है? लोकसभा। और एक होता है राज्यसभा। एक लोकसभा, दूसरा राज्यसभा। ये मसौदा जो तैयार किया गया था, मान लो किसी वन के संबंध में किया गया, या कोई कानून के बारे में, या कोई विधि मतलब, या कोई स्टडी के बारे में, जो भी है, तो क्या होता है सबसे पहले मसौदा जाएगा या लोकसभा में या राज्यसभा में। लोकसभा ने उसको पास कर दिया किंतु राज्यसभा ने पास नहीं किया तो वो मसौदा पास नहीं होगा। मसौदा पास कब होता है? जब लोकसभा भी पास कर दे और राज्यसभा भी पास कर दे, तब वो मसौदा पास हो जाएगा। उसके बाद वो बन जाएगा बिल। क्या बन जाएगा? बिल। और जब इस बिल के ऊपर राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देता है, राष्ट्रपति क्या कर देता है? हस्ताक्षर। और जैसे ही राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं, ये जो बिल था, ये बिल अब क्या बन जाएगा? एक्ट, या इसे आप बोल सकते हो अधिनियम। तो अधिनियम कैसे बनता है, बात समझ में आई? बिल्कुल गुरुजी समझ में आई। देखो कुछ मामले होते हैं, जैसे मैंने एक बात बताई कि लोकसभा में रख सकते हैं, राज्यसभा में, लेकिन कुछ मामले होते हैं जैसे धन विधेयक के संबंध में, जो मामले धन के जितने भी केस होते हैं वो सर्वप्रथम लोकसभा में रखे जाते हैं, उसको राज्यसभा में सबसे पहले नहीं लेके जा सकते। फिर बात करें आपने राज्यसभा की, तो सिविल सेवाओं के जो मामले हैं, सिविल सेवा क्या होती है गुरुजी? आईएएस, आईपीएस, आईएफएस। इस
के जो जितने भी मामले हैं वो सबसे पहले कहाँ रखे जाते हैं, वो राज्यसभा में ही रखे जाते हैं। तो याद रखना ये बात, कानून कैसे बनता है। वन अधिनियम जो लाया गया था 1972 में ही भारत की पहली परियोजना शुरू की गई। अब मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा ना कि भारत की पहली परियोजना कौन सी थी, तो आप टाइगर परियोजना बोलते हो, जबकि ऐसा बात सच नहीं है। तो गुरुजी क्या हुआ था, तो सुनो ध्यान से। सबसे पहले जो परियोजना लाई गई थी मेरे दोस्त, उस परियोजना का नाम था शेर परियोजना। याद रखना ये बात, सबसे पहले जो परियोजना लाई गई उस परियोजना का नाम क्या था, शेर परियोजना। शेर परियोजना की जो शुरुआत है भारत में वो कब होती है, वो होती है 1972 में। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या याद रखोगे कि भारत की प्रथम परियोजना जो थी वो कौन सी थी, शेर परियोजना, टाइगर वाली नहीं थी। ये बात आप याद रखना। भारत की पहली परियोजना कौन सी थी, शेर परियोजना। इसके बाद जो परियोजना लाई गई वो लाई गई टाइगर या बाघ संरक्षण परियोजना, टाइगर प्रोजेक्ट लाया गया, बाघ संरक्षण परियोजना। अब आपसे प्रश्न पूछा जाए कि टाइगर प्रोजेक्ट कब लाया गया, तो टाइगर प्रोजेक्ट जो लाया गया वो 1 अप्रैल 1973। बाघ परियोजना जो लाई गई वो कब लाई गई भारत में, 1 अप्रैल 1973 में। अगर आपसे पूछे प्रथम बाघ परियोजना कहां चलाई गई थी, प्रथम, तो प्रथम बाघ परियोजना जो है वो चलाई गई जिम कार्बेट नेशनल पार्क। जिम कार्बेट नेशनल पार्क, जिम कार्बेट जो नेशनल पार्क है वहां पर प्रथम बाघ परियोजना चलाई गई। गुरुजी ये जिम कार्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड वाला है क्या, बिल्कुल मेरे दोस्त, ये जो पार्क है वो उत्तराखंड वाला ही है। जिम कार्बेट नेशनल की बात करें तो इस पार्क का जो प्राचीन नाम मिलता है, क्या भाई, प्राचीन नाम, तो वो मिलता है हेली नेशनल पार्क। हेली नेशनल पार्क, इसका जो प्राचीन नाम मिलता है वो क्या मिलता है, हेली नेशनल पार्क। और लेकिन ये रामगंगा नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे है, रामगंगा नदी के किनारे। रामगंगा नदी के किनारे होने के कारण, रामगंगा नदी के किनारे होने के कारण इसका जो नाम रख दिया, वर्तमान में नाम रख दिया वो रामगंगा नेशनल पार्क। इसका जो वर्तमान नाम अब आपको देखने को मिलेगा वो क्या मिलेगा, राम गंगा नेशनल पार्क, राम गंगा नेशनल पार्क। याद रखिएगा, जिम कार्बेट नेशनल पार्क का जो वर्तमान नाम है वो क्या है, राम गंगा नेशनल पार्क। यह था भारत का जहां पर पहली बाघ परियोजना चलाई गई। फिर आप कहोगे सर भारत की दूसरी बाघ परियोजना कहां चलाई गई, दूसरी बाघ परियोजना जो चलाई गई वो चलाई गई थी तमिलनाडु के अंदर है अपना। एक तो नीलगिरी हो गया कर्नाटक में, और एक हो गया बांदीपुर। कौन सा, बांदीपुर, बांदीपुर। और बांदीपुर कहां पर है, बांदीपुर है कर्नाटक में। तो दूसरी बाघ परियोजना जो चलाई गई वो चलाई गई कर्नाटक में। गुरुजी तीसरी बाघ परियोजना कहां पर चलाई गई, तीसरी बाघ परियोजना जो चलाई गई थी वो चलाई गई थी मानस। मानस जो अभ्यारण्य है वह भारत के कौन से राज्य में है, तो याद रखिएगा असम के अंदर। कौन से राज्य में, असम में। राजस्थान की पहली बाघ परियोजना, किसकी बात कर रहा हूं मैं, राजस्थान की। राजस्थान की प्रथम जो बाघ परियोजना चलाई गई थी वो चलाई गई थी रणथंबोर में। कौन से अभ्यारण्य में, रणथंबोर में। रणथंबोर जो अभ्यारण्य है वो राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले के अंदर है। याद रखिएगा यह भारत की छठी, कौन से नंबर की, छठी टाइगर जो परियोजना है वो थी। टाइगर प्रोजेक्ट जो था, टाइगर रिजर्व जो था वो भारत का छठा कौन सा था, रणथंबोर। राजस्थान का तो पहला था, भारत का छठा था। राजस्थान का भारत का पहला कौन सा था, जिम कार्बेट। दूसरा बांदीपुर कर्नाटक में, तो तीसरा है मानसवाड़ा। इसके बाद याद रखना बात कि प्रश्न पूछा जाए वर्तमान भारत में, चलो ये टाइगर रिजर्व तो आपने बता दिया, वर्तमान भारत में कितने टाइगर रिजर्व हैं। देखो अलग अलग जगह पर आपको अलग अलग देखने को मिलेंगे। मैं पूरा कंटेंट आपके सामने रख रहा हूं। टोटल जो भारत में टाइगर रिजर्व की संख्या वो कितनी है, 54।
अब देखिएगा, आपको कहानी याद रखनी है 52 से। 52वां कौन सा था, 53वां कौन सा था और 54वां। 52वां जो था वो आप राजस्थान वाला सभी ने पढ़ा होगा, रामगढ़ विषधारी, रामगढ़ विषधारी अभयारण्य। तो 52वां टाइगर रिजर्व यहां चलाया गया। 53वां जो है वो गुरु घासीदास। अब कई जगह पर रानीपुर भी लिखा हुआ मिलता है। रानीपुर कहां पर है, यूपी में, ये भी मिलता है। लेकिन आपको नाम जो याद रखना वो गुरु घासी दास। ये कहां पर है, ये है छत्तीसगढ़ के अंदर, छत्तीसगढ़ में। वो राजस्थान के बूंदी जिले में है। बूंदी कहां पर है, राजस्थान में। और 54वां जो है वो धौलपुर करौली, धौलपुर, धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व, ये भी राजस्थान के अंदर है। ये भी कहां पर है मेरे दोस्त, ये भी राजस्थान में है। तो 52वां बोलो कौन सा, रामगढ़ विस्तारी। 53वां गुरु घासीदास। और 54वां कौन सा है, धौलपुर करौली। 54वां जो धौलपुर करौली वाला है, याद रखना ये अगस्त 2023 में बना, अगस्त 2023 में। और राजस्थान का 5 नंबर का है ये। राजस्थान का कौन सा टाइगर रिजर्व है, 5वां। अभी मैं तुम्हें जब भारत के सारे इकट्ठे अभयारण्य पढ़ाऊंगा तो वहां पर मैं पूरे 5 के 5 वो जो नाम है वो लिख दूंगा, ठीक है। अभी मैं परियोजना पढ़ा रहा हूं इसलिए आपको सामने ये नाम आए कुछ। टाइगर रिजर्व पढ़ लिए, उसके बाद आपको याद रखना है टाइगर स्टेट। टाइगर स्टेट, टाइगर स्टेट बोलते हैं मध्य प्रदेश को। किसे बोलते हैं, मध्य प्रदेश को। और यूटी के अंदर यानी केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक टाइगर जो है वो कहां देखने को मिलते हैं, तो याद रखना अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार। तो सर्वाधिक जो देखने को मिलेंगे वो कहां मिलेंगे, अंडमान निकोबार में। ये तो हो गया टाइगर स्टेट। गुरुजी अगर मान लो प्रश्न आ जाए टाइगर मेन, तो भाई हम है ना साथ में सब पढ़ाएंगे आपको। अगर टाइगर मेन का जो प्रश्न आ जाए तो आपको नाम याद रखना है कैलाश सांखला, कैलाश, कैलाश सांखला। कैलाश सांखला अपने राजस्थान के जोधपुर जिले के थे। कहां के थे, जोधपुर जिले के। बिल्कुल गुरुजी। कैलाश सांखला ने कुछ पुस्तकें भी लिखी थी टाइगर से संबंधित पुस्तक। उन पुस्तकों में नाम आता है द टाइगर, द टाइगर, टाइगर लैंड, टाइगर लैंड, द रिटर्न ऑफ टाइगर, द रिटर्न ऑफ टाइगर, द रिटर्न ऑफ टाइगर। ये सारी पुस्तकें लिखी किसने, कैलाश सांखला ने। बाघ दिवस कब आता है, टाइगर डे, टाइगर डे। टाइगर डे आता है मेरे दोस्त 29 जुलाई को। 29 जुलाई को कौन सा दिवस आता है, बाघ दिवस। अगर प्रश्न आ जाए क्या, टाइगर डे पढ़ लेंगे, टाइगर मेन पढ़ लेंगे, टाइगर स्टेट पढ़ लेंगे। बर्ड मैन का प्रश्न आ गया कि बर्ड मैन के नाम से किसे जानते हैं। कैमल मैन का प्रश्न आ गया, कैमल मैन किसे कहते हैं, तब क्या करेंगे। हम है ना, फिर बोल रहे हैं हम है तो सब कुछ है। बर्ड मैन की अगर बात करें तो वो बोलते हैं सलीम अली को। बर्ड मैन किसे बोलते हैं, सलीम अली। और कैमल मैन जो बोलते हैं वो अशोक ताक जी को बोलते हैं, अशोक ताक, करो याद। कैमल मैन के नाम से जो जाना जाता है वो किसे जाना जाता है, अशोक टाक। बहुत प्यारा टॉपिक है ये, समझ में आ रहा है। देखो फिर मैं तुम्हें एक बात और बता दूं। सबसे पहले हमने पढ़ी शेर परियोजना 72 में कंप्लीट। 73 में बाघ संरक्षण परियोजना। प्रथम जो परियोजना वो कहां चलाई गई, जिम कार्बेट नेशनल पार्क के अंदर। दूसरी बांदीपुर में, तीसरी मानस के अंदर, असम के अंदर, है ना। वर्तमान भारत में टाइगर रिजर्व कितने हैं, 54। इसमें से 52वां रामगढ़ विषधारी, 53वां गुरु घासीदास और 54वां धौलपुर करौली। राजस्थान का पहला रणथंभौर है, लेकिन भारत का ये कौन सा है, छठा, याद रखना। टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश, यूटी में पूछे तो अंडमान निकोबार। टाइगर मेन कैलाश सांखला। टाइगर मेन के नाम से जो जाना जाता है वो किसे जाना जाता है, कैलाश सांखला। टाइगर मेन कौन है, कैलाश सांखला। कैलाश सांखला की पुस्तक द टाइगर, टाइगर लैंड, द रिटर्न ऑफ टाइगर।
टाइगर डे कब आता है गुरुजी? 29 जुलाई। बिल्कुल मेरे भाई। बर्ड मैन के नाम से सलीम अली को जाना जाता है और केमल मैन के नाम से अशोक टाक। अब गुरुजी मैं इतनी बात समझ गया। एक चीज और समझ लो फिर कि इतना पढ़ने के बाद अगर आपसे प्रश्न ये पूछे कि भारत का टाइगर रिजर्व, भारत का टाइगर रिजर्व, इसके दो प्रश्न बनाएगा। सबसे बड़ा कौन सा है भारत का टाइगर रिजर्व और सबसे छोटा कौन सा है? टाइगर के संबंध में अपने बातें कर रहे हैं तो इस ये बात भी याद रख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़े की यदि मैं बात बताऊं तो नागार्जुन सागर, नागार्जुन सागर, नागार्जुन सागर कृष्णा नदी के किनारे आंध्र प्रदेश में है। कहां पर है? आंध्र प्रदेश में। कौन सी नदी के किनारे है? कृष्णा नदी के किनारे। ये बात आप याद रखना। अच्छा, मैंने एक शायद एक प्रश्न पूछा था आपसे कि लखनऊ किस नदी के किनारे है? लखनऊ, पहली बात ये मैंने बता दिया, अगर नहीं बताया तो याद रखना, गोमती नदी के किनारे है लखनऊ। कौन सी नदी के किनारे है? इनकी पिछली क्लास में शायद मैंने ये प्रश्न पूछा था आपसे, वैसे करवाया हुआ मैंने नदियों में ये। छोटे की बात करें तो छोटे का नाम है बोर। क्या नाम है? बोर। बोर कहां पर है गुरुजी? बोर है महाराष्ट्र में। ठीक है, ये तो थे भारत के टाइगर रिजर्व। अगर मैं बात करूं भारत के राष्ट्रीय उद्यान की तो नोट लगा के लिख लेना, भारत का राष्ट्रीय उद्यान से अगर प्रश्न आ जाए, राष्ट्रीय उद्यान से यदि प्रश्न आ जाए, राष्ट्रीय उद्यान से प्रश्न आ जाए तो इसमें भी दो प्रश्न बन सकते हैं। एक बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है भारत का, और छोटा उद्यान जो है भारत का वो कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान है, उस बड़े राष्ट्रीय उद्यान का जो नाम है अब वो है हिमिस। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? हिमिस राष्ट्रीय उद्यान। हिमिस राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? जम्मू कश्मीर के अंदर। कहां पर है दोस्त? जम्मू कश्मीर में। और छोटे की यदि मैं आपको बात बताऊं, छोटे की यदि मैं आपको बात बताऊं तो छोटा जो है उसका नाम है दक्षिण बटन। दक्षिण जो बटन है वो अंडमान निकोबार में है। दक्षिण बटन कहां पर है? दक्षिण बटन है अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार में कौन सा है? दक्षिण बटन। तो राष्ट्रीय उद्यान सबसे बड़ा हेमिस है और सबसे छोटा कौन सा है? दक्षिण बटन। बोलो इतनी बात तुम्हें समझ में आई? अच्छी लगे क्लास तो बताते रहना दोस्त। ठीक है, अब अपने भारत का टाइगर रिजर्व बड़ा देखा और राष्ट्रीय उद्यान भी देख ही लिए। टाइगर प्रोजेक्ट के बाद जो प्रोजेक्ट चलाया गया था वो कौन सा था? तो वो था उसके बाद मगरमच्छ, मगरमच्छ संरक्षण परियोजना। मगरमच्छ संरक्षण परियोजना, मगरमच्छ संरक्षण परियोजना जो वह 1974 में चलाई गई। कब चलाई गई? 1974 में। उसके बाद आपको जो परियोजना याद रखनी है वो याद रखनी है गेंडा संरक्षण परियोजना। गेंडा, बोलो याद हो जाएगी ना, सिंपल सो है कि है गेंडा संरक्षण परियोजना। गेंडा संरक्षण परियोजना की अगर अपने बात करें तो ये 1988 के अंदर। फिर एक जो परियोजना आएगी वो आएगी हाथी संरक्षण परियोजना। हाथी संरक्षण जो परियोजना है वो चलाई गई है 1991-92 में। 1991-92 में। और गेंडे की अगर मैं आपको बात बताऊं तो वो आपको भारत के कौन से राज्य में ज्यादा देखने को मिलते हैं? असम के अंदर काजीरंगा जो है ना, वहां पर एक सींग वाला जो गेंडा है वो फेमस है। तो दोस्तों बात समझ में आ रही है ना आपको? बिल्कुल गुरुजी, बात तो एकदम बढ़िया समझ में आ रही है। चलो आवे तो बहुत बढ़िया बात है। फिर आप आगे पढ़ा। ठीक है, आगे पढ़ा तो आगे वो पढ़ांगा एक बाद की गिद्ध संरक्षण परियोजना। कौन सी परियोजना? गिद्ध संरक्षण परियोजना। उससे पहले एक बात बताऊं, हाथी संरक्षण जो परियोजना 91-92 की थी, इसका जो वाक्य था वो क्या था? वो था चल 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 मेरे हाथी, ओ मेरे साथी खटारा खींच ले
चले यार धक्का मार, बंद है मोटर कार, हाथी मेरा साथी। चल यार धक्का मार, फिल्म देखी होगी आपने, हाथी मेरा साथी, राजेश खन्ना की फिल्म है ना। हाँ गुरु। अब आएगी परियोजना जिस परियोजना का नाम है गिद्ध संरक्षण परियोजना। गिद्ध संरक्षण परियोजना। बताओ गिद्ध संरक्षण परियोजना कब आई? गुरुजी आई 2006 में। देखो गिद्धों की जो मृत्यु है वो बहुत हुई। ऐसे बताते हैं इस मृत्यु के पीछे जो राज था वो थी एक दवाई, और उस दवाई का जो नाम था वो था डाइक्लोफेनोक। डाइक्लोफेनोक। इस डाइक्लोफेनोक दवाई के कारण, कौन सी दवाई है? डाइक्लोफेनोक। इस डाइक्लोफेनोक दवाई के कारण गिद्धों की जो मृत्यु है वो हुई थी। ये क्या दवाई थी? ये दवाई थी दुधारू पशुओं को दी जाती थी। दुधारू पशुओं को दूध बढ़ाने के लिए, पशुओं को दूध बढ़ाने के लिए दी जाती थी। दूध बढ़ाने हेतु ये दवाई दी जाती थी। तो मेरे दोस्त आपको मैं एक बात बताऊं, अब कई बार कि गांव वगैरह दूध देना कम कर जाए तो भी वह इंजेक्शन लगवाओगा और फिर ज्यादा दूध प्राप्त करने को कोशिश करेगा। देखो जो प्रकृति दे रही है आपको उसमें खुश रहे तो सबसे बेहतर होता है। अगर इनके साथ छेड़खानी करेंगे तो कहीं ना कहीं जो है वो बड़ा नुकसान कर बैठेंगे। तो और फिर वो किएगी टिक्का टुक्का इंजेक्शन लगाए डाबे, काम को भी को नहीं हो, उसमें वो बात नहीं होती जिसमें जो पहले वाले दूध में बात होती है। ये समझो आप बात को, है को नहीं? हाँ गुरुजी मैं तो कराएंगे नहीं, तो सारों बढ़िया बात है। तो गिद्ध संरक्षण परियोजना के बाद अपने जो परियोजना पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे गंगा नदी डॉल्फिन की। गंगा नदी डॉल्फिन परियोजना। गंगा नदी डॉल्फिन परियोजना जो है वो कब आई? 2009 में। एक प्यारा सा प्रश्न और बता दूं इससे मैं आपको। गंगा नदी जो डॉल्फिन है इसको राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा मिल गया है। राष्ट्रीय जलीय जीव का जो दर्जा मिला है वो किसे मिला है? गंगा नदी की डॉल्फिन को। ये दर्जा भी कब दिया गया? ये दर्जा भी 2009 के अंदर दे दिया गया। बोलो बात समझ में आई सामान्य परिचय के अंदर? तो सबसे पहले मैंने बताया वनों के संबंध में जो कानून बना वो 1972 में बना। कानून कैसे बनता है वो बात जान ली। फिर आपा परियोजना पढ़ी। तो एक बार फिर देखो परियोजना कौन कौन सी पढ़ी। सारों पहले जो परियोजना पढ़ी वो पढ़ी मैंने शेर परियोजना 1972। बाघ संरक्षण परियोजना 73, याद है। फिर टाइगर स्टेट वगैरह ये मैंने आपको बात बताई, ठीक है। नागार्जुन बड़ा है, छोटा भी मैंने आपको बता दिया बोर। मगरमच्छ संरक्षण परियोजना 74 की है, और गेंडा संरक्षण परियोजना 1987 की है। हाथी संरक्षण परियोजना 91 और 92 की। वाक्य हाथी मेरा साथी दिया। और गिद्ध संरक्षण परियोजना कद की है भाई? 2006 की। गंगा नदी डॉल्फिन 2009 की। और राष्ट्रीय जलीय जीव का जो दर्जा मिला गंगा नदी डॉल्फिन को वो कब मिला मेरे दोस्त? 2009 में, ठीक है। हाँ गुरु। अब एक शब्द आता है अपने आगे, हॉट स्पॉट। हॉट स्पॉट, इसे आप हिंदी में बोल सकते हो तप्त स्थल। हॉटस्पॉट क्षेत्र, तप्त स्थल क्षेत्र। मैं कुछ आपको बात बता दूं इसके बारे में। इसको आप जैव विविधता क्षेत्र भी बोल सकते हो। जैव विविधता को मतलब क्या हो पहला वो बताओ। जैव विविधता यानी जैव विभिन्न प्रकार के जीव पाए जाएं, या जीवों में पाई जाने वाली विविधता जो है, विभिन्न प्रकार के जो जीवों में विविधता पाई जाती है उसे क्या बोलते हैं? जैव विविधता। जैव विविधता जो दिवस है वो कब आता है? याद रखिएगा वो आता है 22 मई को। जैव विविधता दिवस कब आता है? 22 मई को। ऐसे याद रखो, देखो 22 मार्च, 22 अप्रैल और 22 मई। अगर आपसे प्रश्न पूछे 22 मार्च को कौन सा दिवस आता है तो आप बोलोगे जल दिवस। और 22 अप्रैल को कौन सा दिवस आता है? पृथ्वी दिवस। और 22 मई को कौन सा दिवस आता है? 22 मई को जैव विविधता दिवस। भारत में जैव विविधता के क्षेत्र कितने हैं? तो भारत में अब 4 क्षेत्र हैं इसके। कितने क्षेत्र हैं?
4, याद रखना इस बात को। 4 कौन कौन से गुरुजी? तो इसमें आप पहला याद रखोगे पूर्वी हिमालय, पूर्वी हिमालय। दूसरा आप याद रखोगे पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट। तीसरा जो आप याद रखोगे पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, सुंडालैंड, सुंडालैंड। ये कहां पर है? अंडमान निकोबार में है ये। अच्छा, ये इस प्रकार से अपना भारत है दोस्त। ये जल्दी से मैं आपको दिखा देता हूं। हाँ, ये जो भारत आप देख पा रहे हो, ये जो भारत इस प्रकार से आप प्यारा सा सुंदर सा देख पा रहे हो, इस भारत में पूर्वी हिमालय कहाँ है? तो पूर्व का हिस्सा ये हो गया, ये पूर्वी हिमालय हो गया, ठीक है। और पश्चिमी घाट कहाँ है? ये पश्चिमी घाट हो गया। अंडमान निकोबार यहाँ पर हो गया। और इसके बाद बात करें तो यहाँ एक देश है म्यांमार। म्यांमार और भारत की सीमा पर जो चौथा हॉटस्पॉट क्षेत्र है वो म्यांमार और भारत की सीमा में, म्यांमार व भारत सीमा पर। ये बात आपको जो है याद रखनी है। भारत में तपस्थल हॉटस्पॉट क्षेत्र कितने हैं? 4। ये बात आपको नोट रखनी है। विश्व में सर्वाधिक जो जैव विविधता पाई जाती है वो पाई जाए मेडागास्कर, अफ्रीका के अंदर एक स्थान है, अफ्रीका का द्वीप है मेडागास्कर, वहां पर। तो अब अपना हॉटस्पॉट क्षेत्र देखा। अब अपने पढ़ने हैं प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य, प्रमुख अभ्यारण्य। तो ये जो पार्ट है, इस पार्ट के बाद जो है वो आपकी क्लास में सारा जो अभ्यारण्य है वो पढ़ा दूंगा मैं दूसरी क्लास में। तो ये 2 नंबर क्लास पढ़ते हैं अपने बाद में, ठीक है। 1 नंबर क्लास ना एंजॉय से आप पढ़ो और देखो। मिला आप अगली भाग में। और बताओ क्लास कैसे लग रही है? अच्छा, ये कई साथियों ने जो कोर्स ले रखा है उसको बता दूं, पूरी क्लासेज आपको मिलेगी इंडिया जियोग्राफी का। ये जो कोर्स है विजन इंस्टीट्यूट ऐप के ऊपर। कौन से ऐप पर? विजन इंस्टीट्यूट ऐप पर जो है, पहले वो 249 वगैरह कर, आप सीधा इसकी प्राइस कर दी है। कोई भी साथी जो पढ़ सकता है 199 रुपये का, ठीक है। अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। बहुत प्यारे तरीके से आपको इंडिया ज्योग्राफी याद करवा दी जाएगी, जैसे एकदम कंठस्थ तरीके से। बिल्कुल सिंपल है इंडिया ज्योग्राफी, इतनी टफ है को नहीं। आज तो क्या है कि आ क्लास थोड़ी जल्दबाजी में रिकॉर्ड करी है, लेकिन फिर भी मुझे ये लगता है कि तुम्हें याद हो गया होगा, इतनी ज्यादा मामला है नहीं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले भाग में। गुरु जी जल्दबाजी की है, थोड़ा सा मैं काम जानो है, फिर मिला आप अगला भाग में। जय हिंद।